क्या इंडिया में सच में लॉकडाउन लगने वाला है? हमारे मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि ये एक अफवाह है, बट भाई आज बैंक निफ्टी को देखो 2.3% डाउन है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं 1.77% डाउन है। इंडिया विक्स जो अच्छा खासा गिर रहा था, मतलब वॉलेटिलिटी गिर रही थी, आज अचानक से विक्स 8% बढ़ गया है। अगर आप इस वक्त क्रूड ऑयल को देखोगे तो फिर से उसने चढ़ना शुरू कर दिया है, 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पॉइंट यहां पर यह है कि होने क्या वाला है। मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि इंडिया में कुछ नहीं होगा। Some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be, shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless, and remarks such as these coming from leaders in political domain. बट आज मैं आपको 10 अलग अलग कंट्रीज का एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि जिन कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो चुकी है ऑलरेडी। और अगर आप इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, तो मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा दुबई का। लोगों को लग रहा था कि दुबई में तो कभी कुछ नहीं होगा, वहां पर अटैक हो ही नहीं सकता। बट जब ईरान ने पहली बार अटैक किया दुबई के ऊपर, तो लोगों को लगा रहे वो तो यूएस बेस के ऊपर अटैक किया होगा। बट मैं आपको बता दूं, आज इस वॉर को लगभग 28 दिन हो चुके हैं। 28 दिन से लगातार दुबई के ऊपर, यूएई के ऊपर रोज अटैक हो रहा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लोगों को लग रहा था हो ही नहीं सकता, वो हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि इंडिया में लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, तो भाई इस वॉर ने एक चीज क्लियर कर दी है। अगर आप सोच रहे हो ये चीज हो ही नहीं सकती, तो वो होके रहेगी। किसी ने नहीं सोचा था कि निफ्टी का इतना बुरा हाल होगा। अगर आप देखोगे निफ्टी आराम से 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। देखो अक्टूबर से लेकर ये अभी तक फरवरी तक निफ्टी 25-26,000 की रेंज में था। किसने सोचा था कि एकदम से मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिरेगी, कि निफ्टी लगभग 22,500 के लेवल पर आके गिर जाएगा। आपने भी नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। बट अब तो लोगों का नुकसान हो रहा है ना। देखो पूरी दुनिया की सांसें इस वक्त थमी हुई हैं कि आगे क्या होगा। क्या यूएस कोई बहुत बड़ा अटैक कर देगा? देखो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सैटरडे, मतलब कल का दिन 28 मार्च वो डी डे होगा जब अमेरिकन्स ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। बट अचानक से थर्सडे की रात को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। हुआ क्या है, ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया कि वो ईरान को 10 दिन की और मोहलत दे रहे हैं। अब ट्रंप कहते हैं कि ईरान मुझसे 7 दिन मांग रहा था, 7 दिन रुक जाओ, लेकिन मैंने उन्हें 10 दिन दे दिए। अब ये डेडलाइन बढ़ाकर 6 अप्रैल 2026 तक कर दी गई है। लेकिन सवाल है क्या सच में ट्रंप का दिल इतना बड़ा है या उनकी कोई स्ट्रैटेजी है? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अभी वो गल्फ कंट्रीज का ऑयल रोकना चाहता है अमेरिका कैसे भी करके कि वो वेनेजुला का तेल बेचे। मैं आपको बता रहा हूं, बट इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही है कि भैया ये जो 10 दिन की मोहलत दे रहा है ना ट्रंप, ये कोई पीस टॉक्स के लिए नहीं दे रहा, वो अपने 10,000 से ज्यादा ग्राउंड ट्रूप्स को और पैरा ट्रूपर्स को ईरान के बॉर्डर के पास तैयार करने का वक्त ले रहा है। मतलब वो बड़ा अटैक करेगा। ये वही मरीन्स हैं जो एम्फीबियस अटैक्स यानी समुद्र और जमीन दोनों से हमला कर सकते हैं। ये पानी के शिप से भी हमला कर सकते हैं और एज ग्राउंड ट्रूप्स भी हमला कर सकते हैं। ट्रंप सैटरडे को ही स्ट्राइक करना पसंद करते हैं क्योंकि बाजार बंद रहता है। अब देखो 6 अप्रैल वो डेडलाइन बोल रहे हैं, बट एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं देखो ट्रंप की किसी बात पे यकीन मत करना। जो 6 तारीख से पहले 4 तारीख आएगी ना सैटरडे, वो बहुत क्रूशियल होने वाला है क्योंकि सैटरडे संडे बाजार बंद रहेगा और इसका फायदा ट्रंप जरूर उठाएंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। देखो जंग को 28 दिन हो चुके हैं यार। ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वो अभी एक कब्रिस्तान बन चुकी है, मौत का मैदान बन चुकी है। इजराइल की जो एयरफोर्स है ना, उसने तेहरान के अंदर इतने स्ट्राइक्स करे हैं, इतने लोग मारे गए हैं, उनकी तो रिपोर्ट भी नहीं है पूरी। मिसाइल प्रोडक्शन और साइट्स जो हैं ईरान के अंदर, एरियल डिफेंस सिस्टम भी जो है ईरान के, उन्हें भी टारगेट कर दिया गया है। देखो ईरान भी ना बिल्कुल चुप नहीं बैठ रहा है। जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं IRGC, उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जो उनका चल ही रहा है, उसके तहत 83rd वेव ऑफ मिसाइल्स लॉन्च कर दी है। रोज गल्फ कंट्रीज पर अटैक हो रहा है, सिर्फ इजराइल पर नहीं, UAE, कुवैत, उनके अंदर जो अमेरिका के बेसिस हैं उन पर तो बहुत बड़ा अटैक हो ही रहा है। अब तो रेजिडेंशियल एरिया पर भी लोग, मतलब आप देखो मिसाइल्स की डबेस गिर रही हैं।
अभी आबू धाबी के अंदर डर्बिस गिरने से एक इंडियन और एक पाकिस्तानी की मौत हो चुकी है। ये मैं आपको कल की खबर बता रहा हूँ। As part of the ongoing follow-up to the previously announced incident earlier in Abu Dhabi, which resulted from falling debris after the successful interception of a ballistic missile by air defense systems, it's been announced that 2 people, one Pakistani and one Indian national, were killed. सबसे डरावनी बात यह है कि जो ये स्ट्राइक्स है ये बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हो रही है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसे समझने की ज़रूरत है। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास अटैक होना कोई आम बात नहीं होती। ये कोई आम एयर स्ट्राइक नहीं है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, इनके जो चीफ हैं राफेल ग्रॉसी, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ये हमला कंटिन्यू होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हो जाता है तो एक मेजर रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट बन जाएगा, जिससे पूरे वेस्ट एशिया के ऊपर, मतलब आप देखो, रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरे वेस्ट एशिया में ट्रैवल कर सकता है, सांसों के थ्रू अंदर जा सकता है। ईरान के ऊपर अटैक होगा बट गल्फ कंट्रीज के अंदर भी लोग मरेंगे और पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी खतरा है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये जंग आपसे दूर है ना, तो ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आप तक नहीं पहुंचेंगे, तो एक चीज़ तो आप तक पहुंच ही रही है, वो है कमी LNG और LPG की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% तेल निकल रहा है और इंडिया के ऊपर भी असर पड़ रहा है। आपको बताता हूं कि शिप्स के ऊपर अटैक हो रहा है। एक थाई शिप थी मयूरी नारी, ये निकल रही थी UAE से और इसे इंडिया के कांडला पोर्ट पर आना था। अब इस शिप पर अटैक होता है, इसके जो क्रू मेंबर्स हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जाता है और आज भी ये शिप फंसी हुई है ईरान के केशम आइलैंड के पास, रेत में दबी हुई है। देखो, ईरान अब जो शिप्स गुजर रही है ना, उनसे टूल बूथ की तरह पैसा वसूलना चाहता है। इनफैक्ट वो किसी भी शिप को निकलने नहीं देगा अगर वो ये चेक ना कर ले कि उन शिप्स के अंदर जो तेल की पेमेंट है वो युआन करेंसी में हुई है नहीं हुई है। और कुछ ही कंट्रीज के शिप्स को अलाउ करा जा रहा है। देखो, इस ग्लोबल ब्लॉकेड की वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 35% के आसपास बढ़ चुके हैं। आप देखो, 103 के आसपास क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। अगर भाई साहब ये 150, 190 इस तरीके से इन लेवल्स के पार चला गया तो एक ग्लोबल सप्लाई शॉक आ जाएगा, जैसा 1973 में आया था। स्टॉक मार्केट्स, मतलब जो शेयर्स के दाम थे 80, 90% तक गिर गए थे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। बट आप फिर सवाल वही आएगा यार कि यार इंडिया पे क्या होगा, इंडिया पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या इंडिया में लॉकडाउन लग जाएगा? देखो, ये सबसे बड़ा सवाल है और मैं जानता हूँ आप इसी सवाल के आंसर के लिए इस वीडियो पर आए हैं। पूरी दुनिया में ना इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। आप इंडिया में बैठे हैं, आपको कुछ पता नहीं लग रहा। मैं आपको एक एक करके 10 अलग अलग कंट्रीज का एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले श्रीलंका। यहाँ नेशनल फ्यूल पास लागू कर दिया गया। हर वेडनेसडे को पब्लिक छुट्टी दे दी गई है, मैंडेटरी है कि हर वेडनेसडे छुट्टी लो। स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया रातों में, मतलब सड़कों पर अंधेरा है कि फ्यूल बचाया जा सके। पाकिस्तान की हालत तो इतनी खराब है कि पाकिस्तान की सरकार ने बोला है 4 दिन काम करेंगे एक हफ्ते में आप, और वर्क फोर्स को 50% कर दिया जाए, मतलब सिर्फ 50% लोग सरकारी दफ्तरों में आएंगे। जैसे इंडिया में IPL होता है ना, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग होती है PSL, उसकी भी ओपनिंग सेरेमनी होनी थी, उसे कैंसिल कर दिया गया। सोचो कितने बुरे हालात हैं। बांग्लादेश के अंदर रोज 5 घंटे का एक शटडाउन होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरीके से ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे वो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी बचा सके। स्लोवेनिया, ये एक पहला यूरोपियन यूनियन देश है जिसने फ्यूल को राशन की तरह बांटना शुरू कर दिया है कि एक सिटीजन को 50 लीटर से ज्यादा तेल नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे पास कितनी भी गाड़ियां और डिस्ट्रीब्यूशन पता है कौन करेगा? लोग नहीं करेंगे, आर्मी करेगी। जापान ने अपना सबसे बड़ा इमरजेंसी ऑयल रिलीज किया है अभी। उन्होंने 30 दिनों का जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व था उनके पास, वो मार्केट में उतार दिया है। और उन्होंने दोबारा से जो उनके कोल प्लांट्स थे जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, उनसे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए कि भैया कोयले से बिजली बनाओ। वियतनाम के अंदर सरकार ने फ्यूल पर लगने वाला जो एनवायरमेंटल टैक्स था उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, ताकि जो कीमतें हैं वो और ज्यादा ना बढ़े। कीमत तो बढ़ रही है पर टैक्स घट जाएगा तो कीमत नहीं बढ़ेगी। फिलीपींस पहला देश है जिसने एक्चुअल में आके बोल दिया कि ये ऑयल शॉर्टेज हमारे देश के लिए एक नेशनल इमरजेंसी का मुद्दा है, मतलब पूरे देश के लिए इमरजेंसी है। उन्होंने ऑफिस के अंदर भी 4 दिन, मतलब आप आएंगे हफ्ते में
ये तो चालू कर ही दिया है और अर्जेंट बेसिस पे रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है। देखो साउथ कोरिया के अंदर ऑड इवन सिस्टम जो इंडिया के अंदर आया था दिल्ली के अंदर, वो शुरू कर दिया गया और एनवायरनमेंट की चिंता तो छोड़ दी है, अभी दोबारा से कोल पावर प्लांट्स को रीस्टार्ट कर दिया गया है। भाई साहब थाईलैंड के अंदर तो मारामारी हो गई है। क्यों हुई है? जो थाई सरकार है ना, उसने इस वक्त फ्यूल सब्सिडीज में भारी कटौती कर दी है। उन्होंने कहा लोग जाए भाड़ में। इस वक्त डीजल के जो कीमतें हैं 18% इमीडिएटली बढ़ गई हैं। लोगों को एलिवेटर्स और एसी यूज करने के लिए मना कर दिया है, निर्देश दिए भैया थोड़ा बाहर घूम लो, एसी में मत रहो। यूके के अंदर हाल क्या है, इंग्लैंड में नए रूल्स आए हैं जहां हर नए घर के अंदर उन्हें सोलर पैनल्स और हीट पंप्स लगाने मैंडेटरी कर दिए गए हैं। सोलर पैनल के बिना घर नहीं बनेगा, सरकार अप्रूवल ही नहीं देगी। देखो ये मैंने आपको 10 अलग अलग देशों के एग्जांपल दिए, बट हालत बहुत खराब है। हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने तो अभी बोल दिया कि भैया हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी और अफोर्डेबिलिटी बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पर भरोसा मत करो, कोई कोविड-19 जैसा आपको लॉकडाउन नहीं लगने वाला। उन्होंने देखो ये बोला है कि हमारे पास 60 से 70 दिनों का स्टेडी सप्लाई मौजूद है। हो सकता है हो, बट फिर रेस्टोरेंट्स बंद क्यों हो रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी आपको समझनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप्स पर लोग पैनिक कर रहे हैं, लंबी लाइनें दिख रही हैं। सूरत के अंदर देख लो, अहमदाबाद के अंदर देखो, लोगों को डर है कि सप्लाई एकदम से बंद हो गई तो। भारत सरकार ने देखो अभी मास्टर स्ट्रोक खेला है। थर्सडे मतलब 26 तारीख को डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी थी उसे काट दिया है। डीजल पर ड्यूटी 0 कर दी और पेट्रोल पर सिर्फ 3 रुपए। इसका मतलब है कि दुनिया में भाव बढ़ेंगे, बट अभी आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के भाव एकदम से नहीं बढ़ने वाले। बट फिर भी सरकार ने क्या बोला है, किचन फर्स्ट इंडस्ट्री लेटर, ये पॉलिसी अपनाई है कि मतलब आपके घर में पहले मतलब जो एलपीजी सप्लाई है वो पहुंचे, चाहे इंडस्ट्रीज उतनी चले ना चले, बट इससे लोगों की नौकरियां जा रही हैं। जो टाइल इंडस्ट्री है वो तो बहुत ही ज्यादा सफर कर रही है। अब इंडिया के अंदर लॉकडाउन होने की पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, बट लेटर ऑन हो सकती है अगर कुछ बड़ा हुआ तो। आपको 4 से 6 अप्रैल थोड़ा सा मार्केट को वॉच करने की भी जरूरत है। देखो ईरान की इंटरनल हालत भी ठीक नहीं है। अब नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं मुज्तबा खामेनी। हो क्या रहा है, जो ईरान की जनरेशन जी है वो सड़कों पर उतर चुकी है। अभी भी वो बोल रही है डेड टू डिक्टेटर। इंटरनेट चल नहीं रहा इसलिए चीजें बाहर नहीं आ रही हैं, बट फिर भी लोग आर्मी के सामने आ रहे हैं। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, बिल्कुल हालत ठीक नहीं है। मतलब ईरान के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रही हैं और बाहर से ईरान अटैक कर रहा है। प्रोटेस्ट जो हो रही हैं, मैं कह रहा हूँ लाखों लोग मारे जा चुके हैं। 30,000 लोगों के तो मरने की खबर आपके सामने है। सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं वो आम लोगों को भी मार रही हैं ईरान के अंदर घुस के, और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये जेनोसाइड अंडर डिजिटल डार्कनेस हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट बंद है और आप जेनोसाइड अंदर भी कर रहे हो। ऑल्दो एक वीडियो वायरल हो रही थी कि इजराइल की जो सिटी है तेल अवीव, उसके ऊपर मतलब एक अपशगुन आया है। बहुत सारे ब्लैक क्रोज मतलब कौवे उड़ते हुए दिखे हैं, बैठते हुए दिखे हैं। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल माइग्रेशन है, बट इस वक्त ये होना, लोग बोल रहे हैं कि ये एक बुरा सिग्नल है। देखो ट्रम्प कह रहा है कि ईरान भीख मांग रहा है, बेगिंग टू मेक अ डील, बट जो अमेरिका ने 15 पॉइंट का पीस प्लान रखा था, पाकिस्तान को बीच में मीडिएटर बनाया था। I can report to you today that we have, along with your foreign policy team, presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government. हमारे जयशंकर जी ने बोला था कि हम कोई दलाल नेशन नहीं है, बट फिर भी ईरान ने 15 पॉइंटर का जो पीस के लिए बोला गया था उसे ठुकरा दिया और अपनी उल्टा 5 कंडीशन रख दी, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया अमेरिका तो वन साइडेड बात कर रहा है। उन्होंने बोला है अमेरिकन फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ेगा, सैंक्शंस को खत्म करना पड़ेगा, और जो उनके प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर भी यूएस अटैक नहीं करेगा, मतलब हिजबुल्ला पे अटैक नहीं होगा। अब देखो दोनों साइड, मुझे लगता है ना यूएस इतनी जल्दी मानने वाला है ना ईरान इतनी जल्दी मानने वाला है। आपकी नज़र 4 से 6 तारीख पर होनी ही चाहिए, क्योंकि तब शायद कुछ बड़ा हो सकता है। हो सकता है अचानक से मतलब कोई चमत्कार हो जाए कि जंग रुक जाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि ईरान एक मतलब शमशान बन जाए। यूएस 10,000 ट्रूप्स भेज रहा है और वो कोई आम मतलब मिलिट्री फोर्स नहीं है, दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री फोर्स है।
अब इस वक्त तो अफवाहें हैं कि भाई सरकार लॉकडाउन लगाने वाली है इसी सैटरडे संडे से, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है। बट यस, हम एक एनर्जी क्राइसिस के अंदर हैं जिसका असर पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स पर दिख रहा है, हमारी इंडिया की स्टॉक मार्केट पर दिख रहा है। बट ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि तेल की कमी हो चुकी है। तेल है, गल्फ कंट्रीज के पास तेल है, बस वो पहुंच नहीं रहा। ईरान के पास तेल है, वेनेजुएला के पास तेल है, अमेरिका के पास तेल है, रशिया के पास तेल है। ये जो मार्केट गिर रही है इस वक्त, अगर आप निफ्टी को देखेंगे, जो अब देखो मैं वीडियो बनाते बनाते निफ्टी 2% गिर गई। जो निफ्टी बैंक है इस वक्त ये देखिए ये 2.6% गिर गया। एक रीजन इसका गिरने का क्या है कि सैटरडे संडे है, अनसर्टेनिटी है कि शनिवार इतवार को कुछ और बुरा ना हो जाए, तो मार्केट अभी से गिर रही है। एक चीज और होती है, इस टाइम पर मार्केट मैनिपुलेशन भी बहुत होता है। हो सकता है सैटरडे संडे कुछ ठीक होना हो, आपको फ्राइडे को दिखाएं कि मार्केट गिर रही है, आप भी पैनिक में आके सेल कर दें और मंडे को सीधा मार्केट ये ऊपर खोले और फिर ये लेवल्स दोबारा दिखे ही ना। तो इस टाइम पर मैं क्या कर रहा हूं, आप भी वो कर सकते हैं, भाई मार्केट गिर रही है मैं तो खरीदूंगा। अभी मार्केट बंद तो हुई नहीं है, तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद जो हमारी पॉलिसी है, जो मेरे अपने रूल्स हैं कि जो ETF गिरेंगे, जो आज भी गिरे होंगे, उन्हें हम खरीदेंगे। बाय द डिप करनी ही करनी है। और बाय द डिप करने का फायदा क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कुछ भी गुड न्यूज आएगी ना भाई, ये लेवल दोबारा नहीं मिलने वाले। आपको बैंक निफ्टी सीधा 60,000 दिखेगी, जो निफ्टी है आपको भी 22,000 के आसपास दिख रही है, ये सीधा 23-24,000 दिखेगी अगर एक भी गुड न्यूज आ गई तो। और फिर आप पकड़ते रह जाना, क्योंकि निफ्टी ने तो 32,000 जाना ही जाना। बाय द डिप करो इस वक्त, ये बेस्ट टाइम है सस्ते में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। अकाउंट आपका फ्री में खुलेगा, बट उससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, SIP, ETF इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर सकते हैं। और एक बार आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप एफिलिएट इनकम भी अर्न कर सकते हैं। मतलब एक बार आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप रेफर एंड सेक्शन में जाइएगा, आप अपना लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिएगा, आपको लगभग 500 रुपया पर रेफरल मिलता है। आपने 10 लोगों को रिकमेंड किया, आपको 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आज ही जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। फ्री में आप अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। फाइनली स्क्रीन पर जो नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं SIP से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, बट आपको ध्यान रखना है इस वक्त 4 तारीख और 6 तारीख। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूं। फ्री में अकाउंट खुल जाएगा, क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रेड कर पाएंगे। और अब तो आप US स्टॉक्स और गोल्ड और सिल्वर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। सो डेल्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। फाइनली मेरा आपसे एक सवाल है, मार्केट गिर रही है, गोल्ड गिर रहा है, सिल्वर गिर रहा है, आप किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिल्वर में कर रहे हैं, या फिर क्रिप्टो में कर रहे हैं? जिसमें भी आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप बेच रहे हैं इस वक्त तो आप अपना फीडबैक जरूर बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो व्हाटएवर यू फील लाइक कमेंट में जरूर बताइएगा। बट इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन से सेक्टर में कर रहे हैं, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट में भी कौन से स्टॉक्स आपके फेवरेट है, आप कमेंट्स में बताइए। लोग आपके कमेंट पढ़ेंगे और हो सकता है लोग आपसे इंस्पायर होकर भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें इस टाइम पर। सो शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।